एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम इंग्लिश के जॉर्गन देख रहे थे। हम इंग्लिश लैंग्वेज के जो जॉर्गन होते हैं वो हम यहाँ देख रहे थे। जॉर्गन मतलब किसी विशेष क्षेत्र के टेक्निकल टर्म जो केवल उसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की समझ में बेहतर रूप में आते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी तक पिछले पार्ट में जो देखा था वो हम उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने सीखा था कि भाई लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने का ओरल फॉर्म है और किसी भाषा का जो लिखित रूप है उसके लिपि के माध्यम से दिया जा सकता है। यानी लिपि क्या है? भाव या विचारों को व्यक्त करने का रिटन फॉर्म है। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो किसी लैंग्वेज की लिपि क्या होती है, वो उस लैंग्वेज में कितने लेटर्स प्रयोग हो रहे हैं, उन लेटरों की संरचना या आकृति यानी शेप कैसा है, उसी शेप को क्या है, उन्हीं लेटरों के शेप को क्या कहते हैं, उस भाषा की स्क्रिप्ट कहते हैं। फिर हमने जॉर्गन में देखा था, पहला जो टेक्निकल टर्म देखा था हमने अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? उस भाषा को प्रदर्शित करने के लिए जितने लेटर्स, टोटल जितने लेटर्स का प्रयोग किया जा रहा है उन लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट कहते हैं। और यदि उसमें उसी ग्रुप में से एक सिंगल कैरेक्टर को हम उठा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उस लैंग्वेज का लेटर कहते हैं, या हिंदी में हम कहें तो वर्ड या अक्षर कहते हैं। अब उस लैंग्वेज को प्रदर्शित करने के लिए टोटल जितने लेटर्स का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को वॉवेल कहते हैं, एक को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं, जहाँ पर हमने देखा था ए, ई, आई, ओ, यू। ये ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस किया जा सकता है, यानी जिनके उच्चारण के लिए हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ऐसे लेटर्स जो इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से प्रोनाउंस किए जाते हैं वो क्या है? वॉवेल हैं। और बाकी जिनमें किसी की मदद लेनी पड़ती है, जो इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस नहीं हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे लेटर्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हमने देख लिया था इंग्लिश लैंग्वेज के जो 26 लेटर्स हैं उसमें से 5 लेटर्स हमारे वॉवेल हैं और शेष जो बचे 21 वो कॉन्सोनेंट्स हैं। फिर हमने बात की थी, अब ये जो लेटर्स हैं यानी किसी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, यानी कि जो लेटर्स का जो समूह है, इन 26 जो लेटर्स हैं, अब इन लेटरों को एक दूसरे के साथ में प्रयोग किया जाएगा और एक दूसरे के साथ में प्रयोग करके एक मीनिंग बनाने का प्रयास किया जाएगा। जब मीनिंग, अगर वो मीनिंगफुल हो जाता है तो आगे जो बढ़ेगा, यानी तब आगे हम देखेंगे कि जॉर्गन में और कौन कौन से टेक्निकल टर्म आते हैं कि हम आगे क्या नाम देते हैं उसको। तो उसी यानी किस नियमों के तहत उन्हें जोड़ा जाए कि वो मीनिंगफुल बने, यानी वो मीनिंगफुल हम कहें संरचना बने, कंस्ट्रक्शन बने, जो हम बनाने वाले हैं कई लेटर्स को मिला करके एक मीनिंगफुल चीज़ निकल के आए। तो उन्हीं नियमों का समूह, जिन नियमों के तहत ये बनाने वाले हैं, वो उस लैंग्वेज का ग्रामर कहलाता है। ये हमने पिछले पार्ट में यहाँ तक देखा था। अब इसके आगे हम चलते हैं। आगे एक और देखिए, एक टेक्निकल टर्म और आया, इससे हम कहते हैं सिलेबल। अब सिलेबल क्या चीज़ होती है? हिंदी भी हम देख रहेंगे। हिंदी में क्या है? इसे कहते हैं शब्दांश। जैसा कि हिंदी में आप देखेंगे। अच्छा, इस बात पे हम हमेशा गौर करेंगे कि भाई जो नाम रखा जाता है, यहाँ पे जो नाम रखा जाता है, नाम में ही उसकी मीनिंग छिपी हुई होती है। अगर आप नाम को ही कायदे से पढ़ लेंगे, नाम के मीनिंग को जान लेंगे, तो आपको वो क्या चीज़ होती है उसके नाम से ही पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ हिंदी का अगर आप वर्ड देखें, शब्दांश जिसे हम कह रहे हैं, शब्दांश का मतलब शब्द का अंश। यानी ये क्या करेंगे, ये अभी हमने क्या कहा कि एक कुछ खास नियमों के द्वारा हम क्या करने वाले हैं, लेटर्स जो 26 लेटर्स हैं इनको हम एक मतलब जोड़ने वाले हैं। इसमें से भाई कभी 3 लेटर ले लेंगे, कभी 4 लेटर ले लेंगे, जितने लेटरों की आवश्यकता होगी उतने लेटरों का एक ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप जो होगा
वो क्या कहलाएगा? जब ग्रुप से एक एक ग्रुप जो होगा इसको हम नाम देंगे, अभी आगे आकर के वर्ड नाम देंगे। वर्ड मतलब शब्द, हिंदी में कहते हैं इसको शब्द। तो अभी शब्द नहीं बन रहा है, शब्द का अंश यानी शब्द का एक हिस्सा बन रहा है। यानी कि अगर हम इसमें से देखेंगे शब्द का हिस्सा बनने में, चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। अपना यही शब्द ले लेते हैं हम, ग्रामर। देखें ग्रामर में हमने कितने लेटर्स लिए हैं? 7 लेटर हैं हमारे पास। 7 लेटर में यदि हम इसको जब प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हम ग्रा, तो पहले ग्रा तक पढ़ते हैं फिर मर तक पढ़ते हैं। यानी हम इसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो हम इसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं कि पढ़ते समय हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन में कहाँ तक जा रहा है? देखिए ये ग्रा तक पहले पढ़ रहे हैं फिर मर पढ़ रहे हैं। तो हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ के पढ़ा। एक हिस्सा जो था हमारा, पहला पार्ट जो था उसमें 3 लेटर आए, दूसरे जो हिस्से में 4 लेटर आए। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो लेटर्स का समूह बना वो 2 समूह बना। लेकिन जब ये पूरा 7 लेटर्स प्रयोग हो गए तब एक वर्ड का निर्माण हुआ। और वर्ड का जो निर्माण हुआ, यानी वर्ड तब हम कहेंगे जब उसकी एक मीनिंग मिलेगी, यानी उसका एक अर्थ मिलेगा। ठीक है ना? जब अर्थ मिलेगा, मीनिंगफुल होगा, तब हम कहेंगे। जब वो मीनिंगफुल होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शब्द, यानी वर्ड कहेंगे। अगर वो मीनिंगफुल नहीं, अगर मैंने 2 पार्टों में तोड़ दिया, मीनिंगफुल तो नहीं है, लेकिन तब हम इसको नाम देते हैं, यानी वर्ड का एक अंश हो गया। तभी ग्रा जो है ये एक वर्ड हमारा था ग्रामर, इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया पढ़ने के हिसाब से, प्रोनाउंस करने के हिसाब से। तो ग्रा एक हो गया और दूसरा मर हो गया। तो यहाँ पे जो ये ग्रा हुआ, ये इतने को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम हिंदी में शब्दांश कह सकते हैं, शब्द का अंश है। इंग्लिश में इसे हम सिलेबल कहते हैं। तो अगर हम इसकी मीनिंग इसका मतलब यदि हम इसकी डिफिनेशन देखें तो एक सिंगल साउंड, ये क्या कर रहा है? एक सिंगल साउंड क्रिएट कर रहा है, विच कैन बी मेड अप ऑफ 1 और मोर लेटर, जो एक लेटर से या एक से अधिक लेटर्स से बनाया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है एक सिंगल साउंड। इसका मतलब कई लेटरों का प्रयोग करके, एक लेटर या कई लेटरों का प्रयोग करके यदि हम एक सिंगल साउंड उत्पन्न करते हैं, तो जो एक सिंगल साउंड उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शब्दांश कहते हैं। ये सिंगल साउंड, जहाँ तक एक बार हम पढ़ते समय जितनी बार हम समझ लो रुकते हैं, जितनी बार स्टॉप लेते हैं, वो एक सिलेबल बनाता है। जैसे अगर हम ग्रामर की बात करें, ये 2 सिलेबल का वर्ड है। तो यदि हमें अब सिलेबल का महत्व क्या है? सिलेबल का महत्व यही है कि आप इंग्लिश के किसी भी वर्ड को बढ़िया से प्रोनाउंस तभी कर पाएंगे जब आप ये बेहतर रूप में जानेंगे कि हमें एक ध्वनि कहाँ तक लेनी है, दूसरी ध्वनि कहाँ तक लेनी है, यानी हमें उसे कितने स्टॉप में पढ़ना है। यदि आप ये जान पाएंगे कितने सिलेबल का वर्ड है तो उसे आप बढ़िया से प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा क्या भाई, देखिए जैसे हम देखते हैं कि एक ही बार में प्रोनाउंस हो गया। जैसे कैट, देखिए कैट क्या है हमारा, कैट को एक ही बार में प्रोनाउंस कर ले रहे हैं, क्योंकि कैट सीधे चले, हम कहीं पे नहीं रुकना पड़ा हमें। ये एक सिलेबल वाला वर्ड है। ऐसे अगर हम वाटर में आ जाएँ, तो वाटर में हमने पहले वा पढ़ा, यानी कि WA पे पढ़ा हमने, फिर टर पढ़ा। वाटर में एक बार यहाँ में रुकना पड़ा, फिर यहाँ पढ़ना पड़ा। तो क्या हो गया? ये 2 सिलेबल का वर्ड हो गया, ये 2 सिलेबल का वर्ड हो गया। तो इस तरीके से ये 2 सिलेबल का वर्ड है वाटर। ऐसे ग्रामर हमारा था। अगर हम इंग्लिश देखें, इंग्लिश देखिए, इंग्लिश पहले हम इंग तक पढ़े फिर लिस्ट पढ़े, तो 2 सिलेबल का वर्ड ये भी है। ऐसे कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर में 3 सिलेबल है। कम, पहले हम कम तक पढ़े, फिर प्यूटर, कंप्यूटर, तो 3 सिलेबल का ये वर्ड है। बना एक वर्ड, देखिए पूरा जो बना ये वर्ड बना, लेकिन वर्ड का एक हिस्सा जो एक ध्वनि उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिलेबल कहते हैं। ऐसे कैटेगरी है, देखिए कैटेगरी में 4 हो गए, कैटेगरी, कैटेगरी, कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा? 4 सिलेबल लिया, 4 शब्द का उच्चारण हुआ। तो ये इसका मतलब कह सकते हैं आप, सिंगल साउंड को क्रिएट करने के लिए जितने लेटर्स की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। अब इसी के साथ में हमने वर्ड तो जान ही लिया। वर्ड क्या है? हमने कहा कि वर्ड क्या है? ये लेटर्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हम कह लें, मतलब सुव्यवस्थित, बढ़िया से व्यवस्थित
एक समूह है लेटर्स का जो क्या करेगा, जो मीनिंगफुल होगा। यानी क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी लेटर्स का एक ग्रुप होना चाहिए जो सुव्यवस्थित यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स का एक समूह जो क्या है, मीनिंगफुल है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहते हैं। तो वर्ड में देखेंगे हम, जैसे अब वर्ड में जैसे ये देखिए राम है, ये किसी का नाम है, ही है, गुड है, वेरी है, रीड है, सिंस है, ये क्या है, ये वर्ड है। ये एक एक वर्ड है जो राम किसी के नाम को बताता है। वह, ये देखिए प्रोनाउन होता है। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि ये अच्छाई क्वालिटी को बता रहा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक वर्ड क्या है, वो लेटर्स का एक ग्रुप है जो मीनिंगफुल है। अब इस तरीके से इंग्लिश में शुरुआत यहाँ से होती है। इंग्लिश में अब अलग अलग वर्ड को अलग अलग नाम दे देते हैं, अलग अलग वर्ड को अलग अलग, क्योंकि अलग अलग वर्ड अलग अलग कार्य करेगा और जो कार्य करेगा उसके आधार पे उसका नामकरण हो जाता है, उसका नाम हो जाता है। जब नाम जो दिए जाते हैं इन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड को कितने प्रकार का नाम दिए जा सकते हैं। एक नाम है, देखिए अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस प्रकार से किसी भी वर्ड को हम कह रहे हैं, वर्ड को नाम दिए जाते हैं। तो वर्ड को वो वर्ड जो कार्य कर रहा होता है उसके आधार पर नाम देते हैं उससे। और ये नाम जो है कितने प्रकार के नाम दिए जा सकते हैं, उतने प्रकार के वर्ड होंगे। तो इंग्लिश में इस वर्डों की संख्या कितनी है, 8 है। 8 वर्ड हैं, यानी 8 इन्हीं वर्ड को 8 प्रकार के नाम दिए जा सकते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहला है जो वो नाउन है, देखिए यहाँ पहला है नाउन। ये क्या करता है, ये किसी भी वर्ड को नाम देता है। हम पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम एक बार इंट्रोडक्शन लेकर के पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे, फिर हम डिटेल में जानेंगे, फिर हम कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लेवल का जानेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं पहले कि जो वर्ड था, वर्ड को हमने क्या कहा, यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, 8 प्रकार का नाम दिया जा रहा है। यानी हर एक वर्ड अलग अलग कार्य कर सकता है और जो कार्य करेगा उसके आधार पे उसे नाम दिया जाएगा। तो पहला एक वर्ड होगा नाउन होगा, नाउन के बाद एक प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव है, वर्ब है। जैसे कि हम मोटा मोटा यहाँ देखें, नाउन क्या है, नाउन जो किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को हम नाम जो देते हैं वो नाउन कहलाता है। प्रोनाउन है, उस नाउन को प्रयोग ना करके उसकी जगह पे जो शब्द प्रयोग, जो वर्ड प्रयोग होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या करेगा, ये इसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, उसके गुण को बताएगा या उसके बारे में कुछ बताएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है, वर्ब के माध्यम से जो घटना घटित हो रही है या जो एक्शन चल रहा है उसके बारे में, जो एक्शन या घटना को बताएगा वो क्या होगा, वो वर्ब होगा। ऐसा वर्ड वर्ब होगा। और जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब या किसी भी वर्ड के बारे में बताएगा, यानी कि नाउन या प्रोनाउन, सामान्यतः ये नाउन प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बता रहा है, तो नाउन प्रोनाउन के बारे में ना बता करके अन्य जो वर्ड बचे हमारे उनके बारे में जो बताता है वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। हम जब इनके इसमें आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब देखेंगे ये किस प्रकार से उनके बारे में बताता है। फिर कंजंक्शन आता है। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन मतलब जोड़ने का कार्य करता है। ये कई वर्डों को या सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऐसे एक है इंटरजेक्शन। तो हम ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना कि भाई हम ग्रामर में जब घुसे हैं, ग्रामर हमने क्या बात की, ग्रामर से पहले हमने लेटर्स जाने थे। लेटर्स क्या है, लैंग्वेज को जितने ध्वनियों के माध्यम से, हम कह लें ध्वनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लेटर्स कहते हैं। उस लैंग्वेज को प्रदर्शित करने के लिए जितने लेटर्स प्रयोग हो रहे हैं वो उसके अल्फ़ाबेट हैं। अब इन्हीं लेटर्स को हम ग्रामर में आए तो क्या पढ़ रहे हैं, अब ग्रामर में ही हम पढ़ रहे हैं कि इन लेटर्स को एक निश्चित रूल के तहत, एक निश्चित नियमों के तहत इन्हें जोड़ा जा रहा है। और जब जोड़ा जा रहा है तो वही हम पढ़ रहे हैं, जोड़ा जा रहा है। हमने पढ़ा पहले, इनको कुछ वर्डों को इकट्ठा किया गया, उनसे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, कुछ वर्ण जो है उनको इकट्ठा किया गया, यानी कि हम उसको कहें कुछ लेटर्स को इकट्ठा किया गया तो उसको हमने नाम दिया सिलेबल। कई सिलेबल मिल करके एक वर्ड का निर्माण कर देते हैं और हर एक वर्ड का अलग अलग कार्य होता है, वो कार्य के आधार पर उनका नाम हो जाता है। तो नाम हमने देखा उनके कितने हो जाते हैं, 8 नाम दिए जा सकते हैं इस तरह किसी वर्ड को। ये क्या होंगे, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे, हमें डिटेल यही जानना है, क्योंकि अभी हम ये 8 जो
वर्डों को जो 8 प्रकार के नाम दिए जा रहे हैं ये उनके कार्य के आधार पर दिए जा रहे हैं। यदि हमें यही पता चल जाए कि भाई किसको हम नाउन कहेंगे, किसको प्रोनाउन कहेंगे, किसको ये कहेंगे और ये क्या कार्य करेगा तब कहेंगे, तो विशेष रूप से अब अगर हम ये जान पाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके आगे तभी बढ़ सकते हैं हम कि इनको भी किसी नियमों को, जैसे हमने क्या कहा, कुछ लेटर्स को हमने कुछ खास नियमों के तहत जोड़ दिए इकट्ठा रख करके, तो उससे एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बना जिसको हमने नाम दिया वर्ड। वर्ड ये क्या है, एक मीनिंग दे रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे, जब इनके बारे में जान लेंगे भाई अलग अलग वर्ड को क्या नाम दे रहे हैं, फिर अब वर्ड के माध्यम से कई वर्डों को हम मिला लेते हैं तो क्या बनता है हमारा, कई वर्डों को जब मिलाएंगे, पहले तो हम ये डिटेल में जानेंगे, हम यहीं पे अपनी शुरुआत करेंगे, हम नाउन से शुरुआत करेंगे। लेकिन हम इसके आगे जान लेते हैं कि भाई जब ये पूरे वर्ड ख़त्म हो जाएंगे तब हम जानेंगे कि इन वर्डों के समूह, अगर हम वर्डों का समूह बना दें, जैसे हमने वहाँ लेटर्स का समूह बनाया जो मीनिंगफुल था तो उसे हमने क्या कहा, वर्ड कहा। अब अगर कई वर्डों को एक साथ रख दें, ठीक है ना, वो भी कुछ नियमों के तहत रखे जाएंगे, ग्रामर के नियमों के तहत के, उसी को तो ग्रामर कह रहे हैं। अब वर्डों को हम एक निश्चित नियमों के तहत एक साथ में रखेंगे, ठीक है, उन नियमों को पालन करते हुए रखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी ग्रामर्स के रूल हो जाएंगे, उन रूल के अंदर रखेंगे हम। तो अब जो हम नियमों के तहत रखेंगे तो उससे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। वो क्या होता है, कई वर्डों को अगर हम मिला लें, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या क्या बनते हैं, कई वर्डों को एक साथ रख दिया जाए तो उससे फ्रेज बन जाता है, ठीक है, जिसे हम, अभी ये वाक्य नहीं बना, ये क्या बन गया, वाक्य का अंश बन जाएगा फ्रेज। ऐसे ये क्या होगा, एक फिर क्लास बन जाएगा, कई वर्डों का एक समूह हो जाएगा तो वो उसे हम क्लास कहेंगे। तो भाई ये हम अभी कह रहे हैं कई वर्डों का समूह फ्रेज कहलाएगा, फिर कह रहे हैं कई वर्डों का समूह ही क्लास कहलाएगा। तो भाई इन दोनों में अंतर तो होना चाहिए, क्योंकि दोनों हम सेम ही बात कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो फ्रेज कहलाएगा, फिर कह रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लास कहलाएगा। तो इन दोनों में अंतर तो होना चाहिए, कब इसे फ्रेज कहेंगे और कब क्लास कहेंगे। और आगे यही कह रहे हैं कई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है क्या बन जाएंगे, ये एक सेंटेंस बन जाएंगे। तो हमें इनके बारे में जानना है कि भाई कब कितने कितने वर्ड का ग्रुप क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा, या कितने वर्ड्स का ग्रुप या क्या क्वालिटी होगी इसमें, तो उसे क्लास कहेंगे हम। तो हम इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे, वहाँ पे हम देख लेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इनके बारे में डिटेल में हम तभी समझ पाएंगे क्योंकि पहले जो वर्ड्स को हमने नाम दिया है वो उनके कार्य के आधार पर नाम दिया है। अगर हम उनको नाम, एक एक वर्ड को नाम दे ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे वो क्या कार्य कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमें क्योंकि इंग्लिश में अन्य चीज़ों को समझने के लिए उनको थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में होना आवश्यक है, इसलिए हम मोटा मोटा उनके बारे में जान करके फिर डिटेल में जानने इन्हीं को आएंगे हम। जो ये 8 वर्ड हैं इनको हम आएंगे, ठीक है, इनको जानेंगे डिटेल में हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोबारा हम, तब उन्हें हम समझ पाएंगे। लेकिन इनको समझने के क्रम में ही वो भी बार बार आते रहेंगे, इसलिए इनके बारे में हमें जानना आवश्यक है, जिसको हम अगले पार्ट में जान लेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।